हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विपिन चौधरी पर। तो कैसे हैं आप लोग? सारे के सारे बंदे जो हैं वो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपना सेशन जो चल रहा था वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन जो है वो चल रहा था, तो बिना देर किए उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, नेक्स्ट आपका इडियम की श्रेणी में जो आपका इडियम आता है वो आता है बी एट योर विड्स और फिर आपका है एंड। ठीक है, बी एट योर विड्स एंड, ये आपका इडियम जो है वो आपका आगे आता है। नेक्स्ट आपका पार्ट के अंदर सबसे पहला इडियम। अब देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, इजीली अपन लोग जो है वो इनको करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब, यदि मैं किसी बंदे के लिए कहता हूँ कि वो बंदा जो है वो अपने विड्स के एंड पर है बिल्कुल, तो वो परप्लेक्स्ड है। परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूज्ड होता है। परप्लेक्स जो आपको अर्थ देता है ना, कंफ्यूज्ड का अर्थ देता है। ध्यान रखिएगा, होता आपका किसकी कैटेगरी के अंदर जाता है? एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर। यही परप्लेक्स्ड के साथ में एक शब्द और ध्यान रखिएगा, पूछे हुए शब्द है भाई, आएगा आपका क्या? कंफ्यूज्ड। जाएगा किसकी कैटेगरी के अंदर? एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर। यहीं से जो शब्द है वो आपका जाएगा बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब भी जो है वो आपका कंफ्यूज्ड के अर्थ में लिया जाता है। जाता किसकी कैटेगरी में है? एडजेक्टिव की कैटेगरी में। उसी के बाद में आपका आगे यहां से जो जाएगा वो जाएगा डम्बफाउंडेड। जाएगा किसकी कैटेगरी में? एडजेक्टिव की कैटेगरी में। ठीक है, एक आपका इडियम आता है एट ए लॉस, जिसका मतलब भी जब कोई बंदा कंफ्यूज होता है या ऐसी स्टेट के अंदर होता है कि कुछ समझने ना समझने की स्थिति में नहीं रहता है, वो सोच नहीं पाता है, रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए आपका इडियम यूज होता है एट ए लॉस। और फिर होता है इडियम जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है ऑल एट सी। ठीक है, अब देखिएगा, कहने का मतलब बी एट योर विड्स एंड, कहने का मतलब ये होता है कि आप जो है वो परप्लेक्स्ड हैं, आप जो है वो कंफ्यूज्ड हैं, बैफल्ड हैं, डम्बफाउंडेड हैं, एट ए लॉस और ऑल एट सी। सारे के सारे अर्थ आपको तब दिए जाते हैं जब इनका मतलब होता है कि आप बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज हो चुके हैं। तो ये आपको इडियम अर्थ देता है बी एट योर विड्स एंड। अब मैं परिभाषित करता हूं इस इडियम को, इसका एक्चुअल में अर्थ जो है वो कहां से आता है। सबसे पहले तो मैं दो शब्दों को परिभाषित करना चाहूंगा। एक तो आपका होता है विट और एक आपका होता है विड्स। ध्यान से समझिएगा भाई, यदि मैं इसकी बात करूं विट की, तो ये जो आपका शब्द रहता है ये रहता है कैसा? सिंगुलर। और मैं यदि इसकी बात करूं विड्स की, तो ये आपका शब्द जो है वो कैसा रहता है? प्लूरल। पहला जो आपका मेजर डिफरेंस आता है वो यहां पर, ये वाला शब्द रहता है सिंगुलर और ये वाला शब्द रहता है आपका कैसा? प्लूरल। अब यहां से देखिएगा, यदि मैं इसी शब्द को डिफाइन करना चाहूं, ये वाला, इस शब्द की मैं यदि बात करूं, तो ये आपकी एबिलिटी होती है। एबिलिटी किस चीज की होती है? टू एक्ट इन ए क्लेवर वे। ठीक है, यानी कि एक चतुराईपूर्ण तरीके से, और जो आपका काम करने की जो एबिलिटी होती है या एक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको मैं कहता हूं क्या? विट। ठीक है, और यहीं से मैं बात करता हूं किसकी? विट्स की। तो इसको अपन कहेंगे द एबिलिटी टू थिंक, और फिर अपन कहते हैं क्या? क्विकली। यानी कि जल्दी से सोचने की क्षमता जो आपकी होती है ना, उसके लिए अपन शब्द जो है वो किसका यूज करते हैं? विट्स को। और कहने का मतलब, यदि आप इसको एक शब्द के अंदर बताना चाहो तो इसको आप जो है वो कह सकते हैं क्या? इंटेलिजेंस। समझिएगा बात। ठीक है, ये वाला जो आपका शब्द रहता है विड्स, ये तो आपका होता है कैसा? प्लूरल। ये जो आपका विट रहता है ये आपका कैसा रहता है? सिंगुलर। ये होता है आपका एबिलिटी होती है क्या? टू एक्ट इन ए क्लेवर वे, यानी कि शब्दों को एक क्लेवर वे के अंदर यूज किया जाता है। और ये एबिलिटी जो है वो आपका, जो क्विकली आप किसी भी चीज को जज करते हो, क्विकली थिंक करते हो, उसके लिए। अब मान लीजिए कि आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा गया किसी भी क्लास के अंदर और आपने जो है उसका जवाब जो है
वो फटाफट से सोच के क्विकली मैनर के अंदर दे दिया, तो आपने वहां पे जो है वो किसका यूज किया, आपने वर्ड्स का, यानी कि बुद्धिमानी का। तो अब देखिएगा, जैसे आपको ईडियम अर्थ देता है बी एट योर विड्स एंड, यदि आप अपने विड्स के, जो आपके इंटेलिजेंस है उसके बिल्कुल एंड पर हो, यानी कि जहां पे आपकी विड्स खत्म होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप वहां पर सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जो चीज है वो मेरे लिए अच्छी होगी, क्या मेरे लिए चीज बुरी होगी। तो उसके लिए इडियम जो है वो अपन देते हैं क्या, बी एट योर विड्स एंड। समझिएगा बात को। और यहां पर जो है वो मैंने आपका अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, इसको लिखिएगा, समझ गए बात को। तो बी एट योर विड्स एंड, परप्लेक्स, कंफ्यूज, बैफल्ड, डम्बफाउंडेड, एट ए लॉस, ऑल एट सी, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो आपको एक ही अर्थ देते हैं, एक ही जो है वो मीन आपको देते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में आगे बढ़ना है। अब देखिएगा, इसी वर्ड्स की मैं यदि बात करता हूं तो एक काफी अच्छा इडियम जो है वो आपका यहां से निकलता है, वो आपका आता है टू स्केयर। स्केयर का मतलब होता है डराना, और फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब ये होता है डराना, ठीक है। तो स्केयर और फ्राइटन somebody या फिर someone out of his wits, कहने का मतलब किसी को जो है वो इतना डरा देना कि वो जो है वो अपने इंटेलिजेंस से निकलकर बाहर चला जाए। इंटेलिजेंस से बाहर निकलने का मतलब समझ गए, इंटेलिजेंस से बाहर निकलने का मतलब ये हो जाएगा कि वो बंदा जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएगा। तो कहने का मतलब टू स्केयर, यानी कि स्केयर का मतलब हो गया डराना, और फ्राइटन किसी को भयभीत करना, somebody आउट ऑफ हिज विट्स, ये ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा आइडियम है। तो इसके लिए मैं यदि आपको बताना चाहूं, टू बी स्केयर्ड और फ्राइटन, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होना, आपका स्केयर होना या फिर क्या होना, भयभीत होना, ये आपको इडियम अर्थ देता है कौन सा, तो स्केयर और फ्राइटन somebody आउट ऑफ हिज विट्स। चलिए आगे मैं इडियम लेता हूं। इडियम आपका आता है टू प्ले, और फिर हो गया सेकंड, और फिर शब्द आता है फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल, इसकी मैं यदि बात करना चाहूं, टू बी, ध्यान से समझिएगा, लेस इंपॉर्टेंट और weaker than somebody या someone else, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि टू प्ले सेकंड फिडल यदि आप कहते हो तो इसके अंदर ये इडियम आपको और देता है कि जब आप किसी दूसरे से कम इंपॉर्टेंट होते हो या फिर उससे क्या होते हो, वीक होते हो, तो उसके लिए मैं इडियम यूज करता हूं टू प्ले सेकंड फिडल, यानी कि सेकंड फिडल जो है उसको प्ले करना। अब देखिएगा, ये इडियम अपने आप में जो है वो अर्थ छुपाए हुए बैठा है। यदि मैं इसको आपको आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूं, यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा कैसे होगा। यहां पर आपको जो शब्द दिया हुआ है वो आपका होता है क्या, फिडल, ठीक है। और फिडल जो है वो आपको अर्थ देता है किसका, वायलिन का, ठीक है। अब वायलिन की मैं यदि बात करूं तो एक्चुअल में ये इडियम आया हुआ कहां से, वो देखिएगा। सेकंड का मतलब होता है दूसरा, और फिडल का मैंने आपको बता दिया वायलिन। तो क्या होता था कि एनिशिएंट टाइम्स के अंदर, आप जब भी आज भी देख लीजिएगा कि कोई भी जो आपका म्यूजिकल बैंड होता है, ठीक है, कोई भी जो आपका म्यूजिकल बैंड होता है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ बंदे जो है वो आगे परफॉर्म करते हैं, समझ गए बात को। म्यूजिकल बैंड के अंदर कुछ इंसान जो है वो आगे परफॉर्म करते हैं, और म्यूजिकल बैंड के अंदर कुछ बंदे जो हैं वो उनको सपोर्टिव रोल में होते हैं। आप देखिएगा पीछे की साइड में खड़े हुए होते हैं। तो कहने का मतलब आगे वाला जो है वो तो प्राइम रोल में हो गया, मेन रोल में हो गया, और पीछे वाले जो है वो सेकेंडरी रोल में हो जाएंगे। तो यदि कोई बंदा जो है वो सेकेंडरी रोल में है, और यानी कि वो बंदा जो है
वो आपका सेकंड वॉयलिन है। सेकंड वॉयलिन कहा जाता था, जो सेकेंडरी रोल में होते थे ना बंदे, सेकंड वॉयलिन क्यों कहा जाता था? क्योंकि वॉयलिन आप जानते हो बजाने का जो यंत्र होता है उसको अपन वॉयलिन कहते हैं। और वॉयलिन यदि आपका सेकंड वॉयलिन किसी को अपन कहते हैं तो वो प्राइम रोल में नहीं होता था, वो सेकेंडरी रोल में होता था। और यदि कोई बंदा किसी भी आपका कोई भी जैसे फंक्शन है या फिर कोई भी आपकी परफॉर्मेंस है वहां पर प्राइम रोल में नहीं है, वो आपका सेकेंडरी रोल में है, तो उससे आपको एक बात समझ में आ जाती होगी। बात ये समझ में आती है कि वो जो है वो प्राइमरी रोल वाले बंदों से क्या है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, उनसे थोड़ा वीक है। इसीलिए वहीं से आपका इडियम निकलता है टू प्ले सेकेंड फिडल। इसका मतलब हो गया टू बी लेस इंपॉर्टेंट और वीकर देन समवन एल्स। मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं कि स्टीवन स्मिथ इज ए गुड प्लेयर बट ही प्लेज सेकेंड फिडल, यानी कि कहने का मतलब ही प्लेज सेकेंड फिडल एज कंपेरिजन टू विराट कोहली, कि वह बंदा जो है वो आपका लेस इंपॉर्टेंट है या फिर वीकर है किससे, विराट कोहली की बजाय, यदि मैं स्टीवन स्मिथ की बात करूं तो। इसी फिडल से देखिएगा एक इडियम और निकल के आता है, बी एज फिट एज ए फिडल। समझिएगा, यानी कि उतना फिट होना जितना कि आपका क्या होता है, फिडल होता है। समझ गए बात को? अब देखिएगा यदि मैं फिडल की बात करूं तो फिडल जो है वो मैंने आपको कहा कि फिडल आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वायलिन को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी इंसान जो है उसके लिए मैंने कहा कि वो इतना फिट है जितना ही क्या है, फिडल है। फिडल के लिए मान लीजिए मैं वायलिन की यदि आपसे बात करता हूं तो वायलिन जो है वो आपका कुछ ऐसी सी शेप के अंदर होता है, ठीक है। और यहां से जो है वो कुछ वायर जो है वो इसके कसे जाते हैं। तो ये वायर जो है वो आपके जितने ज्यादा कसे हुए होंगे या जितने ज्यादा टाइट होंगे उतना ही ज्यादा जो है वो आपका वॉयलिन अच्छी कंडीशन के अंदर होगा, यानी कि इसको आप ढंग से प्ले कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बी एज फिट एज ए फिडल, यानी कि उतना फिट जितना ही क्या होता है, फिडल। यदि आपने किसी बंदे के लिए कहा तो वो इंसान जो है वो मेरे भाई क्या हो गया, वेरी हेल्दी हो गया। या फिर उसी इंसान को जो है वो आप क्या कह सकते हैं, वो बंदा कैसा हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया। कहां से निकलता है, बी एज फिट एज ए फिडल। मान लीजिए मैंने कहा कि वरुण इज एज फिट एज ए फिडल आफ्टर हिज इलनेस, कहने का मतलब अपनी बीमारी के बाद में जो है वो बंदा इतना फिट है जितना क्या होता है, फिडल। तो वो बंदा जो हो गया वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, हेल्दी हो गया। या फिर वो बंदा जो है वो आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका इडियम आता है पे थ्रू, और फिर हो गया नॉज, ठीक है। पहले तो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। पे थ्रू नॉज का मतलब क्या होता है, इसका मीन होता है बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो चुकाना, टू पे ए लॉट ऑफ मनी। यदि आप जो है वो पे थ्रू नोज यानी कर रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पैसा चुका रहे हैं। मान लीजिए किसी भी होटल के अंदर ठहरे आप, होटल वाले ने आपको, आप अज्यूम करते हो कि भाई बिल जो है वो 1 नाइट का 1000-1200 बनेगा, लेकिन जैसे ही आप अगले दिन जो है वो चेकआउट करते हो तो आपको पता चलता है कि बिल जो है वो 5000 का थमा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उस होटल में ठहरने के लिए पे किया, किसके जरिए, थ्रू योर नोज। अब देखिएगा, अब मैं यदि इस इडियम की बात करूं तो इसका जो है वो अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है, उद्भव कहाँ से हुआ है। तो समझिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 9th सेंचुरी की यदि बात करता हूँ, 9वीं शताब्दी की यदि अपन बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी के अंदर होता क्या है कि मैं बात करता हूँ आयरलैंड की, ठीक है। अब आयरलैंड के अंदर क्या होता था कि जो टैक्स पेयर्स होते थे, जिनका टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बकाया हो जाता था, उनके ऊपर जो है वो एक टाइप का टैक्स लगता था, और जिसको आपका कहा जाता था कौन सा टैक्स, नोज टैक्स। अब नोज टैक्स ये नहीं होता था कि उनकी नाक के ऊपर टैक्स लगता था, ऐसा नहीं है भाई। नोज टैक्स का मतलब क्या होता था कि वो बंदे जो होते थे उनके ऊपर टैक्स की जो रकम होती थी वो आपका काफ़ी होती थी, ए लॉट ऑफ मनी। तो उनके ऊपर जो भी टैक्स लगता था उस टैक्स को आपका कहा जाता था कैसा टैक्स, नोज टैक्स। और कहा यह जाता था कि यदि वो टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उनकी नोज जो है, उनकी नाक जो है
उसको स्लिट कर दिया जाएगा। स्लिट का मतलब होता है किसी भी धारदार चीज से काट देना किसी भी चीज को। तो नोज को स्लिट कर दिया जाएगा। तो बंदे जो हैं वो डरते थे, यानी कि वो जो है भयभीत होते थे और काफी सारा पैसा जो है वो देते थे। तो उसी पैसे के लिए, यानी कि वो जो आपका लॉट ऑफ मनी होता था, उसी पैसे के लिए जो है वो नोज टैक्स को रिप्रेजेंट करते थे। और यही नोज शब्द जो है वो आपका आता है यहां पर। तो टू पे थ्रू योर नोज, इसका मतलब हो गया आप जो है वो बहुत सारा पैसा चुका रहे हैं। चलिएगा, आगे आता है इसी श्रेणी के अंदर, जिससे मैं कहता हूं कान होल्ड ए कैंडल। ठीक है, ये तो नेगेटिव में चला गया। या फिर आप ये कह सकते हैं होल्ड ए कैंडल। कैंडल का मतलब आप जानते हैं मोमबत्ती होता है। पहले मैं आपको इसका अर्थ देता हूं ऊपर वाले का, नॉट एज गुड एज, यानी कि उतना अच्छा नहीं, समवन एल्स, यानी कोई दूसरा होता है उतना अच्छा नहीं। और यदि मैं इसी की बात करूं तो ये आपको अर्थ दे देगा एज गुड एज समवन, और फिर हो जाएगा एल्स। अब समझिएगा बात, मैंने कहा कि कांट होल्ड ए कैंडल, इसका मतलब यदि आप हिंदी में देते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि कैंडल को नहीं पकड़ सकता। समझ रहे हो बात को? फिगरेटिव जो मीनिंग है वो आपको ये दे रहा है कि कैंडल को नहीं पकड़ सकता। अब इसका मतलब ये होता है कि उतना अच्छा नहीं जितना कोई दूसरा, या फिर उतना अच्छा नहीं जितनी कोई दूसरी वस्तु। नीचे वाले का अर्थ हो जाएगा होल्ड ए कैंडल, उतना अच्छा जितना कोई दूसरा, या फिर उतना अच्छा जितनी कोई दूसरी वस्तु। अब समझिएगा बात को। इसकी मैं यदि बात करूं तो काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन है इस इडियम के पीछे। यदि आप इसके ओरिजिन पर जाते हो, इसके उद्भव के ऊपर जाते हो, तो देखिएगा क्या होता है। बात चली जाती है आपका कहां पर, 12th सेंचुरी के अंदर, 12वीं शताब्दी के अंदर। होता क्या था कि जब भी 12वीं शताब्दी के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे रहते थे उनका जो मास्टर होता था, ठीक है, अब मास्टर जो है वो कई बार काम करते रहते थे, कुछ भी जैसे मतलब नाइट के टाइम में काम करते थे। तो जो उनके अप्रेंटिस होते थे, अप्रेंटिस का मतलब जो बंदा सीखने के लिए जाता है, तो जो उनके अप्रेंटिस होते थे, तो कई बार क्या है कि जैसे पुराने टाइम में आप लोग जानते हो कि लाइट का इन्वेंशन था नहीं, तो पुराने टाइम में जो है वो जलाने के लिए मोमबत्ती वगैरह या चिमनी वगैरह का यूज किया जाता था। तो अप्रेंटिस को जो है वो कहा जाता था कि मास्टर जो है वो काम कर रहे हैं और आप कैंडल को जो है वो क्या कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। तो उनमें से कई बार क्या होता था कि कुछ अप्रेंटिस जो होते थे वो काफी लंबे टाइम तक कैंडल को होल्ड नहीं कर पाते थे, हाथ जल भी जाते थे। तो वहीं से जो है, क्योंकि अप्रेंटिस जो है वो कैंडल को क्या नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया, तो कांट होल्ड ए कैंडल कहने का मतलब जो कैंडल को होल्ड नहीं कर पाया। मान लीजिए दो अप्रेंटिस हैं, जैसे मैं ये कहता हूं कि दो अप्रेंटिस हैं, ये वाला अप्रेंटिस, ये तो अप्रेंटिस कैंडल को होल्ड कर गया, ये नहीं कर पाया, तो ये अप्रेंटिस जो है वो उतना अच्छा नहीं है जितना ये वाला है। समझ गए बात को? आई कहां से है? 12th सेंचुरी से। कांट होल्ड ए कैंडल नॉट एज गुड एज समवन एल्स, और होल्ड ए कैंडल तो एज गुड एज समवन एल्स। आया कहां से है? 12th सेंचुरी से ओरिजिन हुआ है। मास्टर जो है वो उनके अप्रेंटिस होते थे, उनको होल्ड करने के लिए कहा जाता था। कैंडल को जो कर पाते थे वो तो अच्छे होते थे, जो नहीं कर पाते थे वो उतने अच्छे नहीं होते थे। वहीं से जो है वो आपका इस मीडियम का ओरिजिन है हुआ है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलता है। आगे आपका इडियम आता है टू एग समवन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को एग दे दिया है, ऐसा नहीं है। इसकी मैं यदि बात करता हूं तो ये इडियम आपको अर्थ देता है टू एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है भड़काना। समवन, किसी को जो है वो भड़काना, या फिर इसी को जो है वो आप कह सकते हैं टू प्रोवोक समवन या समबडी, यानी कि किसी को जो है वो आपका भड़काया जाता है या उसको उकसाया जाता है। अब ये भड़काना या उकसाना किस लिए होता है? टू डू ए डेंजरस थिंग, कहने का मतलब एक
जो कोई भी आपका डेंजरस जो काम होता है या फिर आपका ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है, उसके लिए यदि आप यूज़ करते हैं तो ये इडियम यूज़ कर सकते हैं टू एग समवन। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपका फ्रेंड है, आप जो है वो कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो बार बार आपको कह रहा है कि आप स्पीड से कार चलाइए, स्पीड से कार चलाइए, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। तो कहने का मतलब वो बंदा जो है वो आपको क्या कर रहा है, एग कर रहा है। अब देखिएगा, यहां से मैं यदि बात करूं तो ये ईडियम का ओरिजिन कहां से होता है। एग शब्द की मैं बात करूं तो एग शब्द जो है वो पुराने टाइम के अंदर आपका एक्चुअल में शब्द होता था एगेट। ठीक है, एगेट की मैं यदि बात करूं तो ये आपको जो शब्द जो है वर्ड देता था एंटाइस, यानी कि किसी को भड़काना। तो कहने का मतलब उसको जो है वो गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी को इंकरेज करना कि वो कोई ना कोई गलत काम करे, तो इसके लिए इडियम आता है टू एग समवन। आगे चलते हैं। आगे आपका इडियम जो है वो आता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखिएगा, ये इडियम जो है वो आपको फिगरेटिव मीनिंग दे रहा है, यानी कि इसका जो है वो छिपा हुआ अर्थ आप इजीली ढूंढ सकते हो। मैं यदि कार्ट की बात करूं तो जब भी घोड़ा गाड़ी चलती है तो कार्ट को जो है वो हॉर्स के पीछे की साइड में जोड़ा जाता है, ऐसा ही होता है। बट यदि आपने कार्ट को जो है वो पुट कर दिया कहाँ, हॉर्स से पहले, तो जो यूजुअल जो थिंग्स होती हैं, यूजुअल वे के अंदर जब आप चीजें करते हो तो उससे ठीक उल्टा कर दिया आपने काम को। काम होना क्या चाहिए था कि कार्ट को हॉर्स के पीछे रखना चाहिए था, आपने रखा कहां पर, हॉर्स के आगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि गलत तरीके से चीजों को करना। तो कहने का मतलब टू डू थिंग्स इन ए रॉन्ग मैनर, या फिर आपका कोई भी जो गलत तरीका होता है उसमें चीजों को करना। मैं आपको इन्हीं चीजों से समझा देता हूं। मान लीजिए जैसे शब्द जो है वो आपका होता है कार्ट, ठीक है, इसी शब्द को जो है वो आपने लिख दिया CAAR, CATR। शब्द मुझे क्या चाहिए था, कार्ट, लिख क्या दिया CATR। तो इसके जो आपके लेटर्स हैं इनको आपने रॉन्ग वे के अंदर प्लेस कर दिया। तो कहने का मतलब यहां से जो है वो आपने पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि हॉर्स से पहले किसको रख दिया, कार्ट को रख दिया। तो यदि मैं कहता हूं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब होता है कि चीजों को गलत वे से या गलत तरीके से करना। आगे चलते हैं। आगे मैं यदि बात करता हूं टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। अब देखिएगा, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन की मैं यदि बात करूं तो ये जो है वो आपका शब्द यूज होता है सुअर के लिए। ठीक है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब क्या होता है, यदि आप मोतियों को सुअर के सामने रखेंगे, जैसे इससे अर्थ समझिएगा आप, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यदि आप सुअर के सामने जो है वो पल्स को रखते हो तो उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि वो समझता नहीं है कि मोती होते क्या है। वो तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो समझते हैं कि जो पल्स हैं उनका क्या यूज होता है। यदि स्वाइन के सामने रखा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब, यदि मैं बात करता हूं टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको किसी ऐसे बंदे के सामने प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना जो उनका अर्थ तक नहीं जानता हो, उनकी वैल्यू नहीं जानता हो। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं टू प्रेजेंट और ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू ए person who is totally ignorant about them। ठीक है,
कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो आप वैल्यूएबल थिंग्स जो हैं उनको ऐसे बंदे के सामने प्रेजेंट करते हो जो उनके लिए टोटली जो है वो उनसे अनबिग होता है या उनके बारे में वह बंदा नहीं जानता है। अब मैं यदि बात करूं तो देखिएगा ये वाला जो है वो आपका आया कहाँ से है और कैसे जो है वो इसका उद्भव हुआ है। फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इस वाले पार्ट को जो है मैं डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिएगा ये जो है वो पूरा का पूरा बाइबल के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जिस हिसाब से लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। डोंट गिव डॉग्स व्हाट इज हॉली, यानी कि जो क्या है पवित्र है, या फिर आपका कहा जाता है डॉट कास्ट pulse before swine lest they trample them under their feet and attack you। ठीक है, अब देखिएगा मैं यदि बात करता हूं डोंट गिव डॉग्स व्हाट इज होली, यानी कि जो डॉग्स हैं उनको भी वो चीज प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए जो कि होली है, पवित्र है। डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, सुअरों को भी जो है वो आपके पर्ल्स जो हैं वो ऑफर नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यदि आप उनके सामने ऑफर करते हो तो वो उन चीजों को ट्रैम्पल करेंगे। ट्रैम्पल का जो मतलब होता है वो आपका होता है रोंद देना पैरों के नीचे, ठीक है, उनको रोंद देंगे और आपके ऊपर जो है वो क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। ये जो आपका लाइन लिखा गया है पूरा का पूरा, ये लाइन जो है वो आपका बाइबल के अंदर लिखा गया है, समझिएगा बात, बाइबल के अंदर लिखा गया है। और ये लाइन किन के लिए लिखा गया है? ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको चीजों की वैल्यू नहीं पता होती, समझ रहे हो आप? जैसे कहते हैं ना कि इसको हिंदी में यदि कहा जाए तो हीरे की कीमत जो है वो जौहरी ही जानता है। आपको यदि कोई नॉर्मल जो पर्सन होता है जिसको रोड पे पड़ा हुआ हीरा मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं जानेगा, क्यों? उसको पता ही नहीं होगा कि ये हीरा है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरे की कीमत जो है वो जौहरी ही जानता है। तो यदि मैं कहता हूं टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो इसका मतलब हो गया कि जो आपके वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उनको किसी ऐसे पर्सन को प्रेजेंट करना है, ऐसे पर्सन के सामने रखना जो कि इनकी वैल्यू से क्या रहता है, टोटली अनभिग रहता है। और बाइबल के अंदर लाइन लिखा गया है डोंट गिव डॉग्स व्हाट इज होली, जो कि आपका पवित्र है। डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन लेस्ट दे ट्रैम्पल देम अंडर देयर फीट एंड अटैक यू। लेस्ट का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वर्ड होता है ये वाला। आगे इनको ग्रामर के अंदर अपन जो है वो डिस्कशन करेंगे। बाइबल के अंदर लिखा गया है, इसका मतलब होता है ऐसे इंसान के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करना जो उनकी वैल्यू नहीं जानता। तो ये जो है वो आपका आज का सेशन है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट जो है वो हम लोगों को चाहिए। सपोर्ट जितना मिलेगा उतना ही जो है वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो होंगी वो रोज़ाना जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।